हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई, पटवारी, संविदा, सीटेट और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत योगदान होता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। वाक्य, अब देखिए इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद में इसकी परिभाषा, फिर इसके तत्व, फिर इसके अंग और फिर इसके बाद में इसके प्रकार, ये आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें पहले वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है या अपेक्षित अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का या सार्थक शब्दों का, ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ होता है, अपेक्षित अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो वाक्य किससे कहा जाता है? तो सीधी सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, तो सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर, अब ये तो इसका अर्थ हुआ, फिर आचार्य विश्वनाथ ने भी इसकी परिभाषा दी है। किसकी? वाक्य की। तो देखिए इसमें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा इसके बारे में, ये देखिए इसमें। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि योग्यता, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की परिभाषा कौन सी दी थी। तो ये इनकी परिभाषा देखिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि योग्यता, आकांक्षा, ठीक है, तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त, और आसक्ति, ठीक है, और आसक्ति से युक्त, आसक्ति से युक्त पद समूह को, से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये इन्होंने कहा है कि पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये इन्होंने कहा है। किसने कहा? ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी हम किसी की परिभाषा लिखते हैं, किसी का कथन लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसका कथन लिखना प्रारंभ करेंगे, उसकी परिभाषा लिखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, मतलब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। और जब उसका कथन या उसकी परिभाषा समाप्त हो जाती है तो फिर उसके अंत में आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह आपको लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये बताया मैंने आपको यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसकी परिभाषा की वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य के अंग कौन से होते हैं, फिर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें अगला वाक्य के तत्व, ठीक है, वाक्य के तत्व। अब वाक्य के तत्व से तात्पर्य क्या होता है? तो वाक्य के तत्व का मतलब ये है कि अगर इन तत्वों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ वाक्य में तो वाक्य गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कौन कौन से 6 तत्व इसमें हो जाते हैं वाक्य में। तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं जिनके बिना वाक्य की कल्पना हम नहीं कर सकते या इनके बिना वाक्य अधूरे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके 6 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका पहला प्रकार। तो वाक्य के तत्व का पहला प्रकार या पहला तत्व कौन सा होता है? तो पहला तत्व होता है इसमें सार्थकता। सबसे पहला तत्व है सार्थकता। दूसरा तत्व होता है योग्यता। दूसरा तत्व क्या है इसमें? योग्यता। तीसरा तत्व हो जाता है आकांक्षा।
तीसरा तत्व होता है इसमें आकांक्षा। अब सबका एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबको क्या क्या कहते हैं, किसका अर्थ क्या होगा, ये सब मैं आपको एक एक से आगे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है निकटता। फिर इसके बाद में पदक्रम, ठीक है। फिर इसके बाद में अंत में आ जाता है अन्वय। तो ये इसके ऐसे 6 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, और इसी निकटता को हम एक नाम से और जानते हैं आसक्ति। आसक्ति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आसक्ति या निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये इसके 6 प्रकार हो जाते हैं, या 6 तत्व होते हैं वाक्य के, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए वाक्य के 6 तत्व कौन से हैं, तो 6 तत्व कौन से हैं, तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो इसमें जो नाम है आपको नाम याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, तो पहला हम इसमें शुरू करते हैं सार्थकता, फिर इसके बाद योग्यता किसे कहते हैं, फिर आकांक्षा क्या है, ये सब हम इनको एक एक से सबको आगे पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए इसका पहला प्रकार सार्थकता। तो वाक्य के तत्व में पहला प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर सार्थकता, ठीक है। अब सार्थकता का तात्पर्य क्या है, यह सार्थकता किसे कहते हैं, तो सार्थकता का मतलब ही होता है कि जो भी वाक्य होता है उसका कुछ न कुछ अपने आप में अर्थ अवश्य होता है, तो उसी को हम सार्थकता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सार्थकता किसे कहते हैं, तो जब वाक्य में या जब वाक्य का, ठीक है, तो वाक्य का जब वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ, जब वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होता है तो उसे हम सार्थकता कहते हैं। जो भी वाक्य है, तो हम छोटा वाक्य पढ़ें चाहे बड़ा वाक्य पढ़ें या लिखें, छोटा वाक्य लिखेंगे या बड़ा वाक्य लिखेंगे, या तो पढ़ेंगे या लिखेंगे, तब इन सभी वाक्यों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। तो अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, देखिए, तो उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य हैं, तो ये जो वाक्य हो रहे हैं, इनसे हमें एक अर्थ के बारे में पता चल रहा है कि यार पढ़ता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। फिर इसके बाद में दूसरा हमने लिखा कि राम पत्र लिखता है। क्या करता है राम, तो हमने बोला कि राम पत्र लिखता है, आ रहा समझ में। तो इससे भी क्या हो रहा है हमें, तो इनसे भी हमें एक वाक्य के अर्थ के बारे में पता चल रहा है। तो जहाँ पर हम देखेंगे जितने भी वाक्य हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अपने आप में अवश्य होता है, आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हम सार्थकता। तो ये इसका पहला तत्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा, तो दूसरा तत्व हो जाता है योग्यता। दूसरा तत्व है यहाँ पर योग्यता। अब योग्यता किसे कहते हैं, तो वाक्य में प्रसंग के अनुसार वाक्य का अर्थ होना भी या वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना जरूरी होता है, इसे हम योग्यता कहते हैं, आ रहा समझ में। तो मतलब ये है कि वाक्य में प्रसंग के अनुसार जो भी अर्थ आता है तो उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तब जाकर वह क्या कहलाएगी, योग्यता। और अगर उसमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो वह योग्यता नहीं कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में जहाँ पर जिस शब्द योग्य हो या जो जिस शब्द की आवश्यकता है उस वाक्य के अनुसार वहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे, तो देखिए इसमें, तो देखिए इसमें कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग अनुसार, होना चाहिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा,
ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा योग्यता में, तो योग्यता में हम देखेंगे कि वाक्य में प्रसंग के अनुसार कुछ शब्द आते हैं और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर होती योग्यता। अब वाक्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण के लिए लिखा मैंने, ठीक है, उदाहरण। अब इसमें शब्दों का उसकी योग्यता के अनुसार, वाक्यों में शब्दों का उसकी योग्यता के अनुसार हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख देता हूँ, ठीक है। तो वाक्य मैंने लिखा यहाँ पर कि हिरण उड़ता है, ये हमने वाक्य लिखा यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए कि क्या हिरण उड़ता है, क्या नहीं उड़ता। तो कोई भी देखेगा ये बोलेगा हिरण कैसे उड़ सकता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि हिरण उड़ता है, तो यहाँ वाक्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार क्या ये उड़ता शब्द सही है, नहीं है, तो ये शब्द गलत है। तो इसके स्थान पर हमें किस प्रकार के शब्द का उपयोग करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर बोलना चाहिए कि हिरण दौड़ता है। आ रहा समझ में। तो हमें यहाँ पर बोलना चाहिए कि हिरण दौड़ता है या चलता है, तब यह वाक्य सही होगा। तो यहाँ पर जो योग्य शब्द हैं, जिन शब्दों की हमें आवश्यकता है या जो शब्द उपयुक्त हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में करना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं योग्यता। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हमने बोला कि हिरण उड़ता है, ये गलत हो जाता है। इसका सही क्या होगा, या तो हिरण दौड़ता है या फिर हिरण चलता है, ये दोनों ही सही होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य का दूसरा तत्व समाप्त हुआ, योग्यता। तीसरा देखिए निकटता। वाक्य का तीसरा तत्व होता है निकटता, ठीक है। तीसरा तत्व है वाक्य का निकटता। अब निकटता किसे कहा जाता है, या इसी को एक नाम से और जानते हैं हम, आसक्ति के नाम से। यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि निकटता ना देते हुए एग्जाम में हमें आसक्ति दे दिया जाता है। तो आसक्ति या निकट दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आसक्ति का अर्थ भी निकट या लगाव ये होता है, ठीक है। तो जब हम वाक्य को लिखते हैं, तो वाक्य को लिखते समय शब्दों का या जो पद होते हैं उनका निकट होना, पास पास होना जरूरी होता है। अगर इन शब्दों को हम पास पास नहीं लिखेंगे तो यह वाक्य फिर वाक्य नहीं रह जाएगा, यह वाक्य गलत हो जाता है। कैसे, तो देखिए इसमें, तो पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि निकटता या आसक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में शब्दों का निकट या पास पास होना जरूरी होता है। पास पास होना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो जो भी वाक्य हमारे द्वारा लिखा जा रहा है और उसमें जितने भी शब्द हैं वही शब्द सब पास पास लिखना होगा। आ रहा समझ में। अगर हम उन शब्दों को दूर दूर लिखेंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो, जैसे हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा कि मोहन, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर मोहन यहाँ लिख दिया, स्कूल यहाँ लिख दिया हमने, फिर जाता हमने यहाँ लिख दिया है, फिर है हमने यहाँ लिखा। तो ये वाक्य है क्या, ये वाक्य नहीं होगा। अगर हम इतना दूर दूर लिखेंगे तो ये वाक्य नहीं कहलाता है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनमें निकटता का ध्यान रखना होगा, हमें इनमें आसक्ति का ध्यान रखना होगा, हमें शब्दों को पास पास लिखना होगा, तब जाकर वह वाक्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने लिख दिया क्या कि मोहन स्कूल जाता है। जब हमने इन शब्दों को पास पास लिखा, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, जब हमने ये शब्द पास पास लिखे तब जाकर यह क्या हुआ, तब जाकर ये वाक्य सही हुआ। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो निकटता का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आ रहा समझ में। तो ये होता है वाक्य का तीसरा तत्व, निकटता या आसक्ति। अब इसके बाद देखिए अगला तत्व वाक्य का चौथा। तो वाक्य का अगला है चौथा तत्व, जिसका नाम होता है आकांक्षा, ठीक है। अगला तत्व है आकांक्षा। तो आकांक्षा को ही हम क्या कहते हैं, इच्छा। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ यहाँ पर
इसका मतलब होता है कि जो भी वाक्य हम लिख रहे हैं तो सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अगर कोई वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो वाक्य पूर्ण कैसे होना चाहिए? तो जैसे उसमें सहायक क्रिया का विशेष ध्यान रखें, या जो मुख्य क्रिया है उसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वह वाक्य अधूरा माना जाएगा, और इन अधूरे वाक्यों का फिर अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, आकांक्षा। तो वाक्यों का अपने आप में, ठीक है, वाक्यों का अपने आप में, वाक्यों का अपने आप में पूर्ण होना जरूरी होता है। वाक्यों का अपने आप में पूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। अगर ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होंगे तो ये वाक्य वाक्य नहीं कहलाएंगे। आ रहा समझ में? तो ये कैसे, देखो एक वाक्य मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक वाक्य जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर कि श्यामा, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर श्यामा स्कूल, और हमने लिखकर छोड़ दिया, बस यहाँ पर हमने लिखकर छोड़ दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या वाक्य अपने आप में पूर्ण है? नहीं है। तो हम इसको पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी फिर? तो श्यामा स्कूल जाती है। आ रहा समझ में? श्यामा स्कूल जाती है। तो जब हमने यहाँ पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग किया तब जाकर यह वाक्य अपने आप में पूर्ण हुआ, और तब जाकर इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। अगर हम यहाँ पर ये वाक्य को पूर्ण नहीं लिखेंगे, इसमें सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यह वाक्य अपने आप में अधूरे होते हैं, और इन अधूरे वाक्यों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जो 6 तत्व मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर हम किसी एक का भी ध्यान नहीं रखेंगे तो वाक्य गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है वाक्य का चौथा तत्व, आकांक्षा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, तो वाक्य का 5वां तत्व हो जाता है पदक्रम। पदक्रम, ठीक है। अब पदक्रम, तो पदक्रम को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सरल भाषा में आपको याद रखना है कि जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उसी को हम पद कहते हैं। आ रहा समझ में? और जो भी हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में जो भी शब्द लिखे जाते हैं ये सब पद ही कहलाते हैं, क्योंकि इनके सबके साथ में विभक्तियां जुड़ी रहती है, इनके सबके साथ में कारक जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम पद कहते हैं। तो जो भी इसमें हम लिखेंगे, वाक्य में जितने पद लिखेंगे उनके सभी पदों का क्रम एक निश्चित होना चाहिए। अगर पदों का क्रम गड़बड़ होगा तो उसका भी सही अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे? तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर हमने लिखा कि पदक्रम, तो पदक्रम को पढ़ने से पहले आपको पद का अर्थ पता होना चाहिए कि पद का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो पद का अर्थ क्या है? तो पद का अर्थ होता है कि शब्द विभक्ति युक्त, ठीक है, विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं। विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब विभक्ति युक्त पद कैसे? तो जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि देशभक्ति, तो देशभक्ति यहाँ पर क्या होगा? देश के लिए भक्ति, तो के लिए यहाँ पर क्या है? तो के लिए इसमें कारक होता है या विभक्ति चिन्ह होता है, तो इसलिए भी ये क्या होंगे? पद। तो जितने भी शब्द वाक्य हम लिखते हैं, वाक्य के साथ लिखते हैं, तो इनके साथ में विभक्ति जुड़ी रहती है, इसलिए फिर ये क्या कहलाते हैं? सब पद कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, तो पदक्रम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में पदों का एक क्रम होना जरूरी होता है। अगर पदों का क्रम नहीं होगा सही तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। या पदों का अगर एक निश्चित क्रम नहीं होगा तो जो भी वाक्य है उसका एक सही अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? तो वाक्यों में पदों का निश्चित क्रम आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि पदक्रम किसे कहते हैं। तो वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये पदों का क्रम नहीं होगा वाक्य में तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि पदों का क्रम क्यों जरूरी होता है। तो एक उदाहरण हमने लिखा यहाँ पर
ठीक है, एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिया। तो उदाहरण हमने लिखा कि जैसे नाव में नदी है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें पदों का क्रम गड़बड़ कर दिया, पदों का क्रम हमने ध्यान नहीं रखा। अब यहाँ पर सही पद क्रम नहीं है इस वाक्य में, ये इस वाक्य में अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक सही क्रम नहीं है, तो हमने क्रम बिगाड़ दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अर्थ नहीं निकल रहा है सही, और इसमें हमें बिल्कुल बहुत गलत लग रहा है कि ऐसा संभव कैसे है कि नदी में नाव हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे अर्थ का यहाँ पर अनर्थ हो जाता है जब हम पदों को आगे पीछे कर देते हैं, तो ठीक है। तो पदों के क्रम बिगड़ने से अर्थ में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो नदी में नाव हो सकती है क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो हमने इसका क्रम बिगाड़ दिया था। अब इसका सही क्रम हम कैसे लिखेंगे, तो सही क्रम लिखेंगे कि नदी में नाव है, नदी में नाव है। तो जब हमने यहाँ पर इसका क्रम सही लिखा तब इसका अर्थ फिर सही निकला। आ रहा समझ में। तो यदि हम पदों का क्रम बिगाड़ देते हैं तो शब्द भी, जो वाक्य है उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए पदों का क्रम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, पदों का एक निश्चित क्रम बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पांचवा प्रकार समाप्त हो जाता है वाक्य का, सॉरी वाक्यों के तत्वों का। अब इसके देखिए बाद में वाक्य का छठवां तत्व, तो वाक्य का छठवां तत्व हो जाता है अन्वय। वाक्य का छठवां तत्व हो जाता है अन्वय, और इस अन्वय का अर्थ क्या होता है, तो इस अन्वय का अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल होता है। अब ये मेल का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वाक्य में क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ये अन्वय कहते हैं। तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब क्या होता है कि सही सही मिलान होना चाहिए। तो किसका सही सही मिलान होना चाहिए, तो वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और कारक के अनुसार सही सही मेल होना चाहिए, तो उसे अन्वय हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पर इसको परिभाषित कैसे कर देते हैं हम, तो वाक्य में या वाक्यों में क्रिया, वाक्यों में क्रिया लिंग, वचन और लिंग, वचन और कारक के अनुसार, कारक के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। वाक्यों में क्रिया, वाक्यों में क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार होना चाहिए, या कारक के अनुसार, कारक के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। या सही सही मेल होना चाहिए। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब ये कैसे, तो हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में हम कुछ क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उसका वचन के अनुसार या लिंग के आधार पर सही मेल नहीं हो पाता है, या कारक के आधार पर सही मेल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण हमने लिखा यहाँ पर कि नेताजी का लड़का, हमने लिखा यहाँ पर नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, हाथ में बंदूक था। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। क्या यह सही वाक्य है? नहीं है। यह वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो कारक है ये भी सही नहीं है। फिर नेताजी का लड़का का हाथ में, तो ये यहाँ पर ये कारक भी सही नहीं है। और यहाँ पर जो क्रिया है, तो क्रिया यहाँ पर कौन सी हो जाती है? सहायक क्रिया है था, तो ये भी सही नहीं है। तो जब वाक्य में हम देखते हैं तो वाक्य में क्या होता है कि जब लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर क्रिया का सही से मेल नहीं होता है, तो वहाँ पर ये अन्वय का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये अन्वय नहीं होगा, मतलब सही सही मेल नहीं होगा, तो उस वाक्य का कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पर भी देखिए आप, तो यहाँ पर भी देखिए कि नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ये गलत है, ये गलत लिख दिया। तो अब ये इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं। तो ऐसे सही वाक्य नहीं कहलाते। तो सही वाक्य लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा?
तो सही वाक्य को लिए आपको ध्यान रखना है कि नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक था। नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, के हाथ में बंदूक थी। तो अब यहाँ पर जो थी हमने लिखा है, तो थी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदूक शब्द आया है तो यह बंदूक कैसा है, यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो जब बंदूक स्त्रीलिंग है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं कि नेताजी के हाथ में या नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, तो नेताजी के यहाँ पर क्या है, कारक है। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर के क्या है, कारक है। फिर इसके बाद लड़के के हाथ में बंदूक है, तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं कि एक वचन होगा, सॉरी यहाँ पर लड़के क्या हो जाएगा, तो नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संज्ञा है, तो संज्ञा क्या है, इसमें लड़के हैं, तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर इसमें मेल होना चाहिए। तो लिंग के आधार पर कैसे हैं, तो ऐसा आपने देखा कि नेताजी, तो नेताजी शब्द यहाँ पर कैसा है, पुल्लिंग शब्द होता है, और नेताजी यहाँ पर किस प्रकार का होगा, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो कारक होगा तो कारक भी किस रूप में प्रयुक्त होगा, के। ऐसे ही लड़के, तो लड़के यहाँ पर कैसा है, बहुवचन है, तो फिर इसके बाद में जो कारक होगा वह भी क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर इसके बाद में हाथ में बंदूक था, तो यहाँ पर जो बंदूक शब्द आया है, यह बंदूक कैसा है, यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो सहायक क्रिया हमने लगाई है तो वह भी क्या होगी, थी होगी। हम था नहीं लगा सकते, था तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदूक स्त्रीलिंग शब्द होता है और जो था क्रिया होती है वह था कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका छठवां प्रकार भी समाप्त हो जाता है, या वाक्य के जो 6 तत्व होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए वाक्य के अंग, अगला देखिए इसमें वाक्य के अंग, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं ये देखिए इसमें, वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं फ्रेंड, कौन कौन से होते हैं वो देखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो 2 अंग, तो देखिए इसमें पहला अंग हो जाता है विधेय, पहला हो जाता है उद्देश्य, लिखो पहला अंग होता है उद्देश्य, और दूसरा अंग हो जाता है विधेय, ठीक है। पहला अंग क्या हो जाता है, तो पहला अंग होता है यहाँ पर उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सीधी सिंपल भाषा में कि उद्देश्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, इसमें उद्देश्य होगा। तो सीधी सी बात है कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में या जिसके बारे में, आप ऐसा भी इसको याद रख सकते हैं, तो जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति होगा उद्देश्य, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं वह होता है उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति क्या होगा, तो वह व्यक्ति इसमें उद्देश्य होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। वह व्यक्ति क्या होगा इसमें, तो वह व्यक्ति उद्देश्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में, तो ये तो बात हुई किसकी, ये बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। तो उद्देश्य का मतलब क्या हो गया कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो उस व्यक्ति को हम उद्देश्य कहते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा होता है विधेय। तो विधेय किसे कहते हैं, तो विधेय का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। आ रहा समझ में, तो व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है, व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है तो उसे हम विधेय कहते हैं। आ रहा समझ में, तो जैसे हम बोलते हैं कि इधर हम बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है,
तो जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर एक वाक्य कि राम खाता है, ठीक है। तो राम खाता है, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम खाता है, ठीक है। तो राम खाता है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, राम हो जाता है उद्देश्य। आ रहा समझ में, राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्देश्य। तो किसके बारे में कह रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं राम के बारे में। तो राम तो हो गया यहाँ पर उद्देश्य। अब फिर हमने कहा है कि राम खाता है, राम खाता है, ये हमने लिखा। तो अब इसमें विधेय क्या होगा, तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि खाता है, ठीक है। अब वो जो भी खाता हो, ठीक है। तो राम खाता है, तो खाता है यहाँ पर हम उसके बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए खाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विधेय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें दोनों के लिए एक वाक्य मैं लिख देता हूँ कि मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो हमने बोला कि सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य क्यों है, तो हमने कहा कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो उद्देश्य यहाँ पर मोहन किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाता है तो वह व्यक्ति इसमें उद्देश्य होता है, और उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी कहें आप, ठीक है। तो उस व्यक्ति के बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो ये कहलाता है विधेय। इसको प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहा जाता है, विधेय को प्रेडिकेट, और जो उद्देश्य होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मोहन तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। अब उसके बारे में, मोहन के बारे में हम क्या कह रहे हैं, तो मोहन के बारे में कह रहे हैं कि प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब विधेय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के दो अंग होते हैं फ्रेंड, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताइए जो वाक्य होता है, तो वाक्य के दो अंग कौन से होते हैं, तो इन दोनों अंगों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में एक वाक्य आपको दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि बताइए इसमें विधेय क्या होगा या फिर इसमें उद्देश्य क्या होगा। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कर्ता कौन है, मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होगा वह क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और उस कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है तो वह होता है फिर विधेय। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर वाक्य के दो अंग भी समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में शुरू होता है वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा फ्रेंड। तब तक के लिए नमस्कार।